तो हमारा ये कोड जिसमें हम अपने डेटा के ऊपर कुछ सर्च कर रहे हैं या फ्यूचर में अगर मिसाल के तौर पर हमने इस डेटा को मैनिपुलेट करना हो, तो इस तरह का ये सारा लॉजिक हमारी data.js फाइल में बिलोंग करता है। तो अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने अपने डेटा से रिलेटेड सारे लॉजिक को इस प्रॉपर्टी स्टोर के कंस्ट्रक्टर फंक्शन में एनकैप्सुलेट कर लिया है। तो यहां से ऑनवर्ड अपनी एप्लीकेशन में जब कभी भी हमें अपने डेटा को एक्सेस करना होगा या इसे मैनिपुलेट करना होगा, तो हम वो सारी फंक्शनैलिटी इसी प्रॉपर्टी स्टोर के कंस्ट्रक्टर में कंटेन करेंगे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम सलमान है और आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल डेव। अपने जावास्क्रिप्ट फॉर बिगिनर सीरीज के इस लेसन में हम अपने एग्जिस्टिंग कोड को थोड़ा रीफैक्टर करेंगे और ये देखेंगे कि हम इसे किस तरह से एक बेहतर स्ट्रक्चर दे सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और इस काम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी कन्वेंशन को फॉलो करते हुए अपने इस लास्ट चैप्टर की इन फाइल्स की एक कॉपी बना लेते हैं और इसे रीनेम करके 18 कर लेते हैं। इस फोल्डर को हम अपने एडिटर में ओपन कर लेते हैं और अपनी एप्लीकेशन को VS कोड के लाइव सर्वर के जरिए अपने ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, अपने लास्ट चैप्टर में हमने ये देखा था कि किस तरीके से क्वेरी पैरामीटर्स के जरिए हम अपने यूजर से कुछ इनपुट ले सकते हैं, और इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने अपने प्रॉपर्टी डिटेल्स पेज को कुछ इस तरीके से डायनामिक बनाया था कि ये हमारी इस रिक्वेस्टेड आईडी के अगेंस्ट एक प्रॉपर्टी फाइंड करे और उसे इस पेज पर रेंडर कराए। इस चैप्टर में हम अपनी एप्लीकेशन में कोई नई फंक्शनैलिटी ऐड करने पर काम नहीं करेंगे, बल्कि अपने एग्जिस्टिंग कोड को रीफैक्टर करेंगे और इसे बेहतर बनाने पर काम करेंगे, और इसी प्रोसेस में होपफुली हम कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी कुछ फाइल्स ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, एक बेहतर तरीके से अपने कोड को स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइज करने के लिए हम इसे लॉजिकल ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, और इस काम के लिए अभी तक जो टूल्स हमने यूज किए हैं वो फंक्शंस हैं और इसके साथ ही साथ ये फाइल्स हैं। तो हमने यहाँ पर एक कोशिश की है कि हमारा जो कोड एक स्पेसिफिक तरह के टास्क को परफॉर्म कर रहा है, हम उसे उसके फंक्शन में लिखें। जैसा कि हमने यहाँ पर कुछ टेम्पलेट फंक्शंस क्रिएट किए हैं जिनका मकसद कुछ HTML टेम्पलेट्स को एज स्ट्रिंग रिटर्न करना है। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा नीचे आएँ तो हमने अपनी इन टेम्पलेट्स की रेंडरिंग के लॉजिक को इस रेंडर प्रॉपर्टी के फंक्शन के अंदर रैप किया है। इसी तरह से अगर हम एक स्टेप ऊपर चलें तो हमने अपने सारे लॉजिक और इन फंक्शंस को इस प्रॉपर्टी डिटेल्स.js की फाइल के अंदर कंटेन किया है। तो इस तरीके से अपने कोड को स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइज करने का फायदा ये होता है कि जैसे जैसे हमारी एप्लीकेशन का साइज इंक्रीज होता है तो इस कोड को मैनेज करना हमारे कंट्रोल से बाहर नहीं जाता। अब अपनी कोड बेस को आप किस तरह से स्ट्रक्चर करते हैं, इस डिसीजन में काफ़ी सारे फैक्टर्स रोल प्ले कर सकते हैं। इन फैक्टर्स में आपके प्रोजेक्ट की टाइप हो सकती है, आपके प्रोजेक्ट की कोड बेस का साइज हो सकता है, और कुछ हद तक आपकी जजमेंट और एक्सपीरियंस भी इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन इसमें जो बॉटम लाइन रूल्स हैं उनमें से पहला ये है कि आप अपने कोड को एक लॉजिकल वे में डिफरेंट फंक्शंस और वेरिएबल्स में डिस्ट्रीब्यूट करें, और इसके बाद इसमें से रिलेटेड कोड और फंक्शंस को उनकी अपनी फाइल्स में कंटेन करें। नेक्स्ट चीज़ जिसका आपको ख्याल करना है वो ये कि आपने ये जज करने की कोशिश करनी है कि जो कोड लॉजिकली जिस फंक्शन या फाइल में बिलोंग करता है आप उसे वहीं पर रखें। इसी पॉइंट की एक एग्जांपल इस वक्त हमारे सामने है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर रेंडर प्रॉपर्टी का एक फंक्शन है। इस फंक्शन का पर्पज़ ये होना चाहिए कि ये हमारी टेम्पलेट्स को डायनामिकली जनरेट करा के हमारे पेज के डिफरेंट सेक्शंस पर रेंडर करवाए। अब इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम अपनी इस प्रॉपर्टी की आईडी यहाँ पर गेट कर रहे हैं, जो कि कुछ हद तक लॉजिकली यहाँ पर सेंस बनाती है। इसके बाद अगर आप इस कोड ब्लॉक के एंड पर आ जाएं तो यहाँ पर हमारी एक्चुअल रेंडरिंग का लॉजिक है, जो कि इस फंक्शन का असली काम है। तो ये कोड ब्लॉक भी लॉजिकली यहीं पर बिलोंग करता है। लेकिन अगर आप इस सेक्शन की तरफ आएँ जो कि हमारे पास दरमियान में है, तो यहाँ पर जो काम हम कर रहे हैं वो ये कि अपने प्रॉपर्टीज़ के डेटा में से एक प्रॉपर्टी को फाइंड कर रहे हैं। अब अगर आप चाहें तो इस कोड ब्लॉक को यहाँ पर भी रख सकते हैं, और लॉजिकली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये टास्क भी हमारी प्रॉपर्टी की रेंडरिंग के इस प्रोसेस का एक पार्ट है। लेकिन अगर हम इस सेक्शन को बेहतर ऑर्गेनाइजेशन या स्ट्रक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा ये कोड जिसमें हम अपने डेटा के ऊपर कुछ सर्च कर रहे हैं या फ्यूचर में अगर मिसाल के तौर पर हमने इस डेटा को मैनिपुलेट करना हो, तो इस तरह का ये सारा लॉजिक हमारी data.js फाइल में बिलोंग करता है। तो हम अब इस कोड को थोड़ा सा रीफैक्टर करेंगे
और अपनी data.js फाइल में एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। इस फंक्शन का नाम हम फाइंड प्रॉपर्टी रख सकते हैं और ये फंक्शन अपने आर्ग्यूमेंट्स में एक प्रॉपर्टी आईडी एक्सेप्ट करेगा। नेक्स्ट हम अपने इस कोड को यहां से कट करके यहां पर पेस्ट करेंगे और यहां पर अब क्योंकि हमने एक इंडिपेंडेंट फंक्शन क्रिएट कर लिया है तो हम यहां से ये ब्रेक स्टेटमेंट रिमूव कर सकते हैं और अपनी इस फॉर लूप को सिंपली एक रिटर्न स्टेटमेंट के जरिए भी एंड कर सकते हैं। क्योंकि याद रहे कि जब हमारी ये रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है तो वहीं पर हमारे फंक्शन की एग्जीक्यूशन भी एंड हो जाती है और जब हमारे फंक्शन की एग्जीक्यूशन एंड हो जाएगी तो हमारी फॉर लूप भी ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी। तो हम यहां से इस प्रॉपर्टी के वेरिएबल को भी रिमूव कर सकते हैं और अब सिंपली इस फाइंड प्रॉपर्टी के फंक्शन को यहां पर यूज कर सकते हैं। तो हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू इस बार हमारे फाइंड प्रॉपर्टी के फंक्शन की कॉल से रिटर्न होगी। अब अगर हम एक दफा इसके रिजल्ट्स को अपने ब्राउजर में वेरीफाई कर लें तो आप देख सकते हैं कि अभी भी हमारी ये प्रॉपर्टी सही तरीके से रेंडर हो रही है और अगर हम इसकी आईडी को चेंज करके चेक करें तो अगेन ये प्रॉपर्टी भी सही तरीके से रेंडर हो रही है। इसका मतलब ये कि हमारा कोड सही तरीके से काम कर रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि इस रीफैक्टरिंग के बाद किस तरीके से हमारा ये लॉजिक भी यहाँ पर सिंप्लीफाई हो गया है और हमारे डेटा से रिलेटेड ये फंक्शनैलिटी भी अपनी सही जगह पर पहुंच गई है जो कि data.js फाइल है। उसके साथ ही साथ क्योंकि ये लॉजिक अब एक फंक्शन में कंटेन्ड है तो यहाँ पर हमें रीयूजेबिलिटी का एडवांटेज भी मिल जाएगा। अपने इस कोड को मजीद बेहतर तरीके से स्ट्रक्चर करने के लिए हम कुछ रीफैक्टरिंग अपनी data.js फाइल में करेंगे और वो रीफैक्टरिंग ये होगी कि हम यहाँ पर एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जो कि हमारे पूरे डेटा के एक स्टोर को रिप्रेजेंट करेगा। इसी स्टोर को हम अपनी एप्लीकेशन में जगह जगह पर इस डेटा को एक्सेस और मैनिपुलेट करने के लिए यूज करेंगे और इस स्टोर को एक डेफिनेट टाइप देने के लिए हम एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पर एक नया फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम प्रॉपर्टी स्टोर रखेंगे और ये हमारा वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन होगा जो कि हमारे प्रॉपर्टी स्टोर के उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले प्रॉपर्टीज नाम की एक प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हमारी ये डेटा की अरे सेव होगी। तो इस प्रॉपर्टीज की वैल्यू के लिए हम यहाँ से ये पूरा लॉजिक कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और यहाँ से इस प्रॉपर्टीज डेटा की वैल्यू को रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट हम अपने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फाइंड प्रॉपर्टी का ये मेथड लिखेंगे और यहाँ से हम इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं और इसे कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। और अगेन क्योंकि ये मेथड अब हमारे इस स्टोर में आ गया है तो हम इसे नीचे से रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट हम अपने इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन को यूज करके प्रॉपर्टी स्टोर का एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे और उसे प्रॉपर्टी स्टोर के इस वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। अब हम अपनी एप्लीकेशन में जहां जहां पर भी हमने ये डेटा यूज किया था वहां पर जाकर अपने इस प्रॉपर्टी स्टोर को यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी properties.js फाइल में चलते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने अपने इस प्रॉपर्टीज डेटा पर लूप करके ये टेम्पलेट जनरेट की थी। तो इस प्रॉपर्टीज डेटा की जगह पर अब हम अपने स्टोर को यूज करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज की प्रॉपर्टी को यहां पर यूज करेंगे। इसी तरह से अगर हम अपनी property details.js फाइल में जाएं तो इस फाइंड प्रॉपर्टी के फंक्शन कॉल की जगह पर हम प्रॉपर्टी स्टोर डॉट फाइंड प्रॉपर्टी के मेथड को यूज करेंगे। अब अगर हम इन चेंजेस के रिजल्ट्स को अपने ब्राउजर में चलकर वेरीफाई कर लें तो यहाँ पर हमें एक एरर नजर आ रहा है कि प्रॉपर्टीज डेटा इज नॉट डिफाइंड और ये एरर हमें हमारे प्रॉपर्टी स्टोर डॉट फाइंड प्रॉपर्टी मेथड से मिल रहा है। तो हम वापस चलकर इसे फिक्स कर लेते हैं और अगर हम अपनी data.js फाइल में जाएं तो यहाँ फाइंड प्रॉपर्टी के इस मेथड में प्रॉपर्टीज डेटा का हमने यहाँ पर यूज कर रखा है जो कि हमारे पास अब अवेलेबल नहीं है। तो इस वेरिएबल की जगह पर हम अपनी दिस डॉट प्रॉपर्टीज की इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। और अब अगर हम चलकर अपने ब्राउजर में देखें तो आप देख सकते हैं कि हमारा पेज यहाँ पर रिस्टोर हो गया है। इसी तरह से अगर हम अपने होम पेज पर चलें तो हमारी ये लिस्टिंग भी ठीक तरह से रेंडर हो रही है। तो अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने अपने डेटा से रिलेटेड सारे लॉजिक को इस प्रॉपर्टी स्टोर के कंस्ट्रक्टर फंक्शन में एनकैप्सुलेट कर लिया है
तो यहाँ से ऑनवर्ड अपनी एप्लीकेशन में जब कभी भी हमें अपने डेटा को एक्सेस करना होगा या इसे मैनिपुलेट करना होगा तो हम वो सारी फंक्शनैलिटी इसी प्रॉपर्टी स्टोर के कंस्ट्रक्टर में कंटेन करेंगे। इसके साथ ही साथ आगे आने वाले चैप्टर्स में हम इस स्टोर को मजीद रीफैक्टर करेंगे और इसे बेहतर बनाने पर काम करेंगे। इस चैप्टर को क्लोज करने से पहले हम अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए इन फंक्शंस के लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इन फंक्शंस को यहाँ पर डॉक्यूमेंट कर लिया है और यहाँ पर कुछ नया नहीं है। तो अगर आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके इन्हें यहाँ से कॉपी कर सकते हैं या सिंपली अगर आप चाहें तो इस डॉक्यूमेंटेशन को अपने चैप्टर की प्रोजेक्ट फाइल्स में से भी कॉपी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। Until next time, this is Practical Dev signing out.